गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के लर्न एंड ग्रो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को केवल सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप अपने सवाल चैट के माध्यम से हमें टाइप करके भेज सकते हैं। ये सेशन रिकॉर्डेड है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। लर्न एंड ग्रो निवेश का एक न्यूली लॉन्च्ड इवेंट है जो कि स्पेशली हमारे न्यू पार्टनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का रहेगा जिसमें हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस और अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। तो इस सेशन का आज पहला दिन है और हम बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल प्लानिंग एंड हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। तो आज इन विषयों पर चर्चा करने के लिए वी हैव इनवाइटेड प्रोफेसर राहुल रंजन, जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। राहुल जी इस इंडस्ट्री का हिस्सा पिछले 22 वर्षों से हैं और अब मैं वक्त जाया ना करते हुए रिक्वेस्ट करूंगी राहुल जी से कि वो इस सेशन को आगे लेके जाए। ओवर टू यू राहुल जी। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम स्क्रीन शेयर मुझे राइट्स दे दीजिए जी। क्या मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हैं आप? जी राहुल जी, हम आपका स्क्रीन देख पा रहे हैं। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं यस, सो दैट मैं आगे फिर कंटिन्यू करता हूँ। जी राहुल जी, काफी लोग आपको सुन पा रहे हैं और मैं सभी पार्टनर से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मीनवाइल आपके जो भी सवाल होंगे सेशन शुरू करने के बाद आप अपने सवाल हमें चैट के माध्यम से जरूर भेजिए। सो ओवर टू यू राहुल जी। मेनली चैट बॉक्स जो है मैं ओपन रखूंगा पूरे समय, सो दैट ये जो सेशन है वो इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि केवल मैं बोलता रहूं शायद वो ज्यादा उतना सही नहीं रहेगा। तो बेटर है कि चैट ऑप्शन भी साथ साथ चलता रहे। जी बिल्कुल। आप सभी में से मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आप लोग इस इंडस्ट्री में हैं, कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट जरूर किया होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या फीचर्स आप ढूंढते हैं? जस्ट आप चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताइए। जो भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में ढूंढते हैं, जस्ट चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। वेरी गुड। सेफ्टी, रिटर्न, अच्छा रिटर्न, सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, बहुत बढ़िया। सेफ्टी, रिटर्न, और क्या क्या चीजें ढूंढते हैं? सुरक्षा, बहुत बढ़िया, यानी कि सेफ्टी। रिस्क कम हो और रिटर्न ठीक ठाक हो उस हिसाब से। और क्या क्या चीजें हम लोग ढूंढते हैं? दो चीजें और हम लोग ढूंढते हैं, एक सेफ्टी और रिटर्न के अलावा दो चीजें और ढूंढते हैं। टाइमली रिटर्न, यानी कि यहां पर मैं कह सकता हूं लिक्विडिटी, यानी कि जिस समय मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक और चीज ढूंढते हैं, हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा ढूंढते हैं, और जनरली लोगों का मार्च के समय में सबसे ज्यादा वो सो के उठते हैं तब टैक्स। दुनिया में कोई भी, आज मैं जो भी आपसे डिस्कशन करने वाला हूं दैट इज ओपन डिस्कशन। तो हम लोग जो भी इस दुनिया में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं वो मेनली चार फीचर्स के ऊपर ही निर्भर रहती हैं। सबसे पहला है कि सेफ्टी होना चाहिए, या सेफ्टी कम है या ज्यादा है। दूसरा, रिटर्न क्या आ रहा है। तीसरा, लिक्विडिटी, यानी कि जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या वो मुझे उस समय अवेलेबल होगा या फिर मुझे उस समय अवेलेबल नहीं होगा। और एक और चीज बहुत ज्यादा ढूंढा जाता है, दैट इज टैक्स बेनिफिट। अगर टैक्स बेनिफिट है फिर तो क्या बात है, यानी कि हमें सब कुछ मिल गया।
तो लिक्विडिटी और टैक्स ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा, दैट इज सेफ्टी। पहला सेफ्टी और दूसरा है रिटर्न। आपके हिसाब से सबसे ज्यादा सेफेस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से आप लिख के बताइए। बिल्कुल सही, एफडी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एकदम सही, बॉन्ड्स, एफडी, ज्यादातर लोगों ने एकदम एफडी लिखा है, एकदम सही है। मैं इस दुनिया में किसी भी देश में जाऊंगा तो वो मुझे बोलेंगे फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एफडी। भारत में एफडी बोला जाएगा, यूरोप के कुछ देशों में वो लोग सिंपली बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड और एफडी ऑलमोस्ट दूसरे कंट्री में बराबर यूज किया जाता है, हम लोग कहते हैं एफडी, क्योंकि हमारे देश में बैंकों का ज्यादा प्रचलन हुआ है शुरू से। तो सर हम लोग थोड़ा एफडी के ऊपर ही बात करते हैं। एफडी में आज के डेट में आपको कितना रिटर्न आता है? जस्ट चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताइए। 5 से 6%। अलग अलग बैंकों में है, मतलब मैं कह सकता हूं 5 और 6% के बीच में आता है। तो मेरा अब अगला सवाल है, ये 5 या 6% अच्छा रिटर्न है या बुरा रिटर्न है? 5 या 6% रिटर्न अच्छा है या बुरा है? बैड रिटर्न, बहुत बढ़िया। और कोई बोलना चाहेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू इन्फ्लेशन नॉट गुड, वर्स, इन्फ्लेशन इज 6.2, सो वेरी बैड। बहुत बढ़िया आप लोगों ने जवाब दिया। चलिए आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 5 और 6% का रिटर्न। एक्चुअली हम लोगों को इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में अपने भारत में ही 10% से ज्यादा का भी रिटर्न देखा हुआ है, जो कि अभी हम नहीं देख पा रहे हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री कौन सा है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाम लिखिए उस कंट्री का, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री। बिल्कुल सही, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैं एवरेज फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट का रिटर्न देखूं तो वो करीब करीब 1.5 से 2% के बीच में रहा है। तो ये तो हो गया अमेरिका की बात। एक और कंट्री है, एशिया में है, लेकिन शायद पूरे एशिया में सबसे ज्यादा सफल देशों में इसका नाम लिया जाता है। शुरू से ही एक समय ये कंट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज के डेट में बहुत आगे है। बिल्कुल सही जवाब, जापान। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, जापान। अगर मैं जापान में जाता हूं और जापान में देखता हूं कि कई सालों से वहां पर एफडी का जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 0%, यानी कि वहां पर मैं एफडी में डालूंगा पैसा या बैंक में रखूंगा, मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक सवाल मैं भारत से पूछूंगा, भारत में ऐसा कौन सा स्टेट, राज्य है जहां पर के लोग पैसे के मामले में बहुत समझदार माने जाते हैं? जस्ट उसका नाम लिखिए। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब, गुजरात। भारत में पैसे के मामले में गुजरात के लोग सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं। मतलब यूं कह लें कि शायद वो पैसे का ब्रह्म ज्ञान लेके ही इस दुनिया में पैदा होते हैं, मतलब इतने समझदार होते हैं। ठीक इसी तरह पूरे दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर के लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं। वो कौन सा देश हो सकता है? मतलब वहां पर के लोगों को पैसे के लिए जीनियस माना जाता है, उनसे ज्यादा जीनियस कोई हो नहीं सकता। सर दुबई नहीं है, मैं आपको हिंट देता हूं, पूरे दुनिया का वो सबसे बड़ा बैंक है जहां पर लोग पैसा जमा करते हैं। इससे बड़ा मैं हिंट नहीं दे सकता हूं। बिल्कुल सही, स्विस, यानी कि स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर के लोग पैसे के मामले में सबसे ज्यादा समझदार माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड में केवल स्विस बैंक होते हैं, वहां पर का लेदर आइटम भी बहुत फेमस है, स्विट्जरलैंड के चॉकलेट्स बहुत फेमस हैं। दुनिया में शायद घूमने के लिए पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा लोग स्विट्जरलैंड ही पसंद करते हैं। तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है, मैं
किसी बैंक में जाता हूं और वहां पर बोलता हूं कि सर मुझे एक एफडी करवाना है, जब मैं उनसे एफडी की बात करूंगा तो वो देख के ही समझ जाएंगे कि ये बंदा भारत से ही है, तभी एफडी की बात कर रहा है। फिर मैं बोलता हूँ सर आपके यहाँ एफडी में कितना मिलेगा, तो वहां पर जो ऑफिसर बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमारे कंट्री में एफडी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, और इनफैक्ट हमारे यहाँ आपके कंट्री में जैसा सेविंग अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट भी नहीं होता, हमारे यहाँ केवल एक तरह का अकाउंट होता है जिसको कि आपके कंट्री में करंट अकाउंट बोलते हैं, और उस करंट अकाउंट के लिए भी आपको बहुत अच्छे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो यानी कि अगर मैं स्विट्जरलैंड में अपना पैसा रखता हूं तो मुझे वहां पर रिटर्न माइनस में मिलेगा। तो बताइए भारत में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है या बुरा रिटर्न मिल रहा है? अब आपका क्या विचार है? कुछ अच्छा लगा? फिर मैं दो देशों की और बात करूंगा, जस्ट लिख के बताइए अब इंडिया का रिटर्न अच्छा लग रहा है जहां पे आपने माइनस में भी स्विट्जरलैंड देख लिया। जस्ट लिख के बताइए। बिल्कुल सही। अब हम लोग आते हैं, मैं दो देशों की और बात करूंगा, दो देशों की और बात करूंगा। एक कंट्री है वो दक्षिणी अमेरिका में आता है, और उस कंट्री का साइज जो है वो भारत से भी बहुत बड़ा है। मैं किस देश की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही, ब्राजील। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो वहां पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट का जो एवरेज रेट है दैट इज 20 to 25%, मतलब 20 से 25% आपको उस कंट्री में रिटर्न मिल जाएगा। अब उसी कंट्री से लगा हुआ एक और कंट्री है, साइज में छोटा है, और हिंट के तौर पे मैं बोलता हूं आज तक पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड उसी कंट्री से बनी है। कौन सी कंट्री हो सकती है? बिल्कुल सही, वेनेजुएला। वेनेजुएला में अगर मैं जाके देखता हूं तो वहां पर एफडी का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज समवेयर अराउंड 40% to 45%, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। तो हमने यहां पर क्या देखा कि भारत में 5 से 6% मिल रहा है, अमेरिका में 1.5 से 2% मिल रहा है, जापान में कुछ नहीं मिल रहा है, और वहीं पर मैं स्विट्जरलैंड में पैसा देता हूं कि आप मेरा पैसा रख लीजिए। आप लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नितेश जी। और वहीं पर क्या होता है, ब्राजील में मैं जब जाके देखता हूं तो वहां पर बहुत ज्यादा मुझे रिटर्न मिल रहा है, और वेनेजुएला में तो हद कर दी। तो एक्चुअल में आज का जो मेरे टॉपिक का डिस्कशन है कि किसी भी कंट्री में रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि रिटर्न कितना देना है, ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, उसको मैं जस्ट सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश करूंगा। तो दैट विल बी योर फर्स्ट सीक्रेट। बाकी और भी कई सीक्रेट्स की हम लोग बात करेंगे, और जो 4-5 सीक्रेट्स की मैं बात करूंगा, अगर आप अपने क्लाइंट से भी यही सब चीजों के ऊपर बात करेंगे तो आपका जो डिस्कशन है एक बहुत ही फ्रूटफुल डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले, किसी भी कंट्री में रेट ऑफ रिटर्न किस तरह से डिसाइड किया जाता है इसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। किसी भी देश में सबसे ज्यादा बेकार, कामचोर, बेईमान, बेवकूफ एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में मिलते हैं? जस्ट लिख के बताइए। बिल्कुल सही जवाब, गवर्नमेंट। अब मेरा अगला सवाल, किसी भी देश में सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती, और एक वर्ड में बोलूंगा सुपर जीनियस किस डिपार्टमेंट में लोग मिलते हैं? नहीं, एमसी सही नहीं है, नहीं आईटी भी नहीं है। किसी भी कंट्री में सबसे ज्यादा ईमानदार, मेहनती, और यहां पर एक वर्ड मैं बोल रहा हूं सुपर जीनियस, वो किस डिपार्टमेंट में लोग मिलते हैं? अभी भी सही जवाब नहीं आया।
आर्मी भी किसके अंडर आती है? अभी भी सही जवाब नहीं देखा मैंने। एकदम सही जवाब ये दिया है जवाब वराद, वराद फिल्म सर। तो ये जवाब मुझे मिला है, दैट इज गवर्नमेंट। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे सुपर जीनियस, मेहनती और ईमानदार लोग भी हमेशा गवर्नमेंट में मिलते हैं। गवर्नमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहां पर एक ने लिखा था आर्मी, एकदम सही है कि आर्मी हमेशा गवर्नमेंट ही मेंटेन कर सकती है, क्योंकि लोग देश के लिए जान देने वाला गवर्नमेंट का ही एम्प्लॉय होगा। तो एक्चुअल में गवर्नमेंट जो होता है वहां पर ही सबसे ज्यादा सुपर जीनियस लोग मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्री में जो सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं और फाइनेंस एक्सपर्ट्स हैं और स्टैटिस्टिशियंस हैं, वो हमेशा गवर्नमेंट के पास होंगे। तो जस्ट समझने के लिए, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पास जितने भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, सॉरी अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, सबको अपने पास बुलाती है और उनसे बोलती है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में महंगाई कितनी रहेगी या महंगाई कितना रखना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, महंगाई भी प्लान किया जाता है कि कितना महंगाई होना चाहिए। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मेरी बात का आपको जवाब मिल जाएगा कि महंगाई भी जो है वो एक्चुअल में प्लान किया जाता है। तो जो ये सुपर जीनियस लोग हैं, बेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, बेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, मान लेते हैं वो जवाब देते हैं कि सर अगले 10 सालों में 10% का हमें महंगाई रखना है, यही हमारे पास महंगाई का दर होना चाहिए। तो जब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की होगी तो जो पहला सिद्धांत पढ़ा था दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो इसका मतलब होता है कि जीरो से ही हर चीज शुरू होती है और जीरो पे ही फाइनली सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर 10% महंगाई रहने वाला है और मेरे या आप जैसे लोगों को भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में 10% का रिटर्न मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर 10% महंगाई है और मुझे और आप जैसे लोगों को 10% का ही रिटर्न मिल गया, तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सिस्टम कोलैप्स ना करे तो मुझे उससे थोड़ा सा कम रिटर्न दिया जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जब मैं कहीं एफडी कराने के लिए जाता हूं या बॉन्ड लेने के लिए जाता हूं तो मुझे मिलता है 9%। मुझे कितना मिला? 9%, 1% महंगाई से कम। क्योंकि अगर महंगाई के बराबर मुझे रिटर्न मिला तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अब क्या होता है, चाहे कोई कितना भी सुपर जीनियस हो, कितने भी अच्छे समझदार लोग डिसीजन लें, गलती इस दुनिया में सबसे होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं आज तक पैदा हुआ है जिसने आज तक कभी गलती ना की हो। तो ये जो सुपर जीनियस इकोनॉमिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, इनसे भी गलती हो जाती है। इन्होंने एक कैलकुलेशन देखा कि 10 में से 8 साल तो 10% ही हमारा महंगाई है, लेकिन 2 साल ऐसा हो गया कि 5 या 6% पे महंगाई आ गई, यानी कि महंगाई कम हो गई। तो अगेन वो अर्थव्यवस्था खत्म होने की कगार पे आ सकती है, यानी कि पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन ना आए तो वो क्या करते हैं, हम या आप जैसे लोगों से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। एक जस्ट मैं आपसे एक सिंपल कुछ सवाल पूछूंगा। मान लेते हैं 9% का मेरा रिटर्न है और मैं 30% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता हूं,
तो मेरा कितना टैक्स कटेगा, जस्ट यहां पर लिख के बताइए चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, 3.6%। यहां पे मैं आता हूं, बिल्कुल आपने एकदम परफेक्ट फाइनल जवाब दिया है। तो जब मैं 9% की बात करता हूं तो 2.7% मेरा टैक्स कट जाएगा और मेरे जेब में आया 6.3%। मेरे जेब में फाइनली 6.3% का रिटर्न आया। और फिर फाइनली अगर मैं महंगाई को भी इससे एडजस्ट कर देता हूं जो 10% है, तो मेरे जेब में आया -3.6%। ये फाइनल मेरे पास रिटर्न आया, दैट इज माइनस। यानी कि मैं अपने ही कमाए हुए पैसे को नहीं बचा पाया, जो मेरे पास पैसा था मैं उसे बचा नहीं पाया। अब ये तो मैंने बात की एक थ्योरी की। हम लोगों को विश्वास कब होता है, जब हम लोग अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं कि एक्चुअल में मुझे रिटर्न क्या आ रहा है। तो इसी चीज को कि इन्फ्लेशन और टैक्सेशन जो ऐसे दैत्य हैं जिनकी हमारे ऊपर मार पड़ती है, तो उसका एक्चुअल इंपैक्ट क्या होता है। तो मैंने यहां पर कोई बहुत ही हाई फाई डेटा नहीं यूज किया है। मैंने यहां पर कोई हाई फाई डेटा नहीं यूज किया है। मैंने एकदम सिंपल डेटा यूज किया है। भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक कौन सा है, जस्ट उसका नाम लिख के बताइए। जो सबसे ज्यादा, बिल्कुल सही, एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल बैंक है। मैंने क्या किया, ये 1999 से लेकर 2015-16 तक का मैंने डेटा लिया है, ओवरऑल 16 साल का। मैंने क्या किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे गया और मैंने देखा कि हर साल 1 अप्रैल को क्या रेट ऑफ रिटर्न है, और वही रेट ऑफ रिटर्न मैंने यहां पर लिख दिया। इसके अलावा मैंने दूसरी चीज क्या की, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि महंगाई दर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हर साल एक कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालता है, तो उसका मैंने यहां पर डेटा लिख दिया। और मैंने साथ साथ ये लिख दिया कि हर साल कितनी महंगाई है। ऐसा भी साल था सन 2009-10 में जब 12.5% की महंगाई थी, और वहीं पर ऐसा भी एक साल था जब महंगाई बहुत कम थी। यहां पर आप देख सकते हैं 3.58 सन 2002 में। और फिर फाइनली क्या हुआ, मैं टैक्स और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखता हूं, तो मैं देखता हूं सन 2001 में मुझे -6.21% का रिटर्न आया। और जिस साल मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न बना दैट वाज 1.93%। ये एक डेटा है जो मैंने खुद नहीं बनाया है, मैंने केवल ये अवेलेबल डेटा लिया है इंडिया के सबसे अच्छे रिस्पेक्टेबल बैंक का और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का इन्फ्लेशन का डेटा लिया है। तो उस बेसिस पे देखता हूं, जब मुझे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो 6.83% माइनस में रिटर्न आया, और जब मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न आया था दैट वाज 1.93%। तो हमने यहां पर क्या देखा कि हम या आप जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सबसे मुश्किल काम होता है, अपने ही बचाए हुए पैसे को यानी कि अपने सेविंग को बचा के रखना, किन दो दैत्यों से, टैक्स से और इन्फ्लेशन से। अब इसका थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन देख लेते हैं। सर आप में से यहां पर एक रेज हैंड का साइन होगा, यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आप पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे, तो यहां पर एक सेकेंड, रेज हैंड का
अच्छा, इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। जस्ट मेरा एक सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कम से कम 20 साल से जॉब या नौकरी कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, मतलब कम से कम 20 साल से कमा रहे हैं? आप वाई लिख दीजिए चैट बॉक्स पे। 20 साल हो गए आपको काम करते हुए। जस्ट यहाँ पर यस या वाई लिख दीजिए, बहुत लोग। विनीत जी को 5 साल हुए हैं सर, 5 साल भी बहुत हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आपने पहली बार जॉब ज्वाइन किया या अपना बिजनेस शुरू किया, आपको लगा कि जिंदगी में बचपन से जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, आज वो दिन आ गया है और अब मेरे जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। फिर क्या हुआ, पहले महीने का आपको सैलरी मिला या पहला आपको इनकम मिला, अंदर से बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे करके आप मन लगा के अपना काम करते गए। काम करते 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 आपको पता ही नहीं चला कि कैसे 1 साल बीतने को आ गए। लेकिन जब वो साल बीतने लगा तो आपको एक एहसास हुआ कि मेरी इनकम कम है। फिर क्या हुआ, आपकी इनकम कम है, आप जहां पर भी थे वहां पर आपकी हो सकता है सैलरी बढ़ी हो। फिर उसके बाद 1 साल बीता, फिर आप इसी एहसास में जीने लगे कि आपकी इनकम कम है। इस तरह से किसी को 3-4 साल बीत गए, अगर वो जॉब करते थे तो आपने कहीं जॉब स्विचिंग की कि मैं दूसरी जगह जाऊंगा तो मुझे कुछ ज्यादा सैलरी मिलेगी। फिर उसके बाद समय बीतता गया, इसी तरह से किसी को 20 साल बीत गए, किसी को 25 साल बीत गए, किसी को 30 साल बीत गए। लेकिन इंसान सारी जिंदगी इसी एहसास में जीता है कि शायद उसकी इनकम कम है। यस और नो? जस्ट यहां पर लिख के बताइए, क्या इंसान इस एहसास में नहीं जीता कि उसकी इनकम कम है? बिल्कुल। एक्चुअल में इसके पीछे हम लोग थोड़ा सा रीजन समझते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका पिछले 5 साल में खर्चा डबल हो गया है? पिछले 5 साल में खर्चा डबल हो गया है। मेरे ख्याल से काफी होंगे। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे तो मेरा तो पिछले 3 साल में ही खर्चा डबल हो गया है। और कुछ बहुत थोड़े से ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि मेरा पिछले 8 साल में खर्चा डबल हुआ है, लेकिन बहुत कम होंगे। एक नॉर्मल इंडियन की मैं बात करूं, मैं जितने लोगों से भी मिला हूं आज तक, जितने भी ट्रेनिंग में मैंने बात किया है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि भारत में ऑलमोस्ट 5 साल में आपका खर्चा डबल हो जाता है। 5 साल में खर्चा डबल होने का मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है वो लगभग 13 से 14% पर एनम की पड़ रही है। 13 से 14% बहुत ज्यादा होता है। अब ये महंगाई जो है, चाहे वो टैक्स के रूप में आपके ऊपर आती है या फिर आप सीधे सामान खरीदते हैं उसका आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ये करीब करीब 13 से 14% होता है। और लगभग एक नॉर्मल इंडियन की लाइफ में, पूरे लाइफ टाइम में इसी रफ्तार से उसकी इनकम बढ़ती है। यही रीजन है कि वो इस एहसास में जिंदगी भर रहता है कि उसकी इनकम काफी कम है। तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने लाइफ टाइम कम से कम 0% का रिटर्न मेंटेन करना, आफ्टर इन्फ्लेशन एंड आफ्टर टैक्सेशन। तो दैट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ योर इन्वेस्टिंग। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उस इन्वेस्टमेंट में जो मुझे रिटर्न आएगा आफ्टर टैक्स, आफ्टर इन्फ्लेशन, क्या मैं नेगेटिव में रहूंगा या फिर पॉजिटिव में रहूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है। दूसरा, आप में से कितने लोग सिगरेट पीते हैं? बहुत ईमानदारी वाला मैं सवाल पूछ रहा हूं। अच्छा, नो, सचिन जी नहीं पीते हैं। कोई ऐसा है जो पूरे ईमानदारी से बोलते हैं हाँ मैं पीता हूं? देवेंद्र जी, आप बहुत ईमानदार हैं।
बहुत बढ़िया। मैं आपको एक अपने जीवन का इंसिडेंट बताता हूँ, सिगरेट से ही रिलेटेड है। सन 2011 में एक कंट्री है जिस कंट्री के नाम की शुरुआत आईएनडी से शुरू होता है, जैसे इंडिया है आईएनडी से शुरू होता है, उस कंट्री का भी नाम आईएनडी से शुरू होता है। वो कौन सी कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, जस्ट लिख के बताइए। बिल्कुल सही, इंडोनेशिया। सन 2011 की बात है, मैं इंडोनेशिया गया था। तो वहां पर मेरे लिए बड़े आश्चर्य की चीज थी, मैं जिस भी बंदे को देख रहा हूं हर बंदा वहां पे सिगरेट पी रहा है। सड़क पे जा रहा हूं हर बंदा सिगरेट पीते हुए चल रहा है। मैं किसी दुकान में देख रहा हूँ दुकानदार बैठ के सिगरेट पी रहा है, मतलब वहां पे मैं जिसको भी देख रहा हूँ वो सिगरेट पी रहा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पता नहीं, है बड़ी अजीब सी कंट्री है यहाँ पर। मतलब यूं कह लें कि जितने यहाँ पर दिल्ली में दूध के या किराने की दुकानें होंगी, उतनी वहां पर केवल सिगरेट की दुकानें हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जब आश्चर्य होता है तो खुद भी लगता है कि एक बार देखे तो सही। तो एक मैं सिगरेट की दुकान में देखा, इतने फ्लेवर के सिगरेट थे जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। फिर ऐसे ही मैंने बोला कि कोई अच्छी सिगरेट दे दीजिएगा। तो वहां पर जो दुकानदार थे उन्होंने मुझे एक सिगरेट का पैकेट दिया। अब जब सिगरेट का पैकेट दिया तो वो सिगरेट का पैकेट में देख के एकदम दंग रह गया। ठीक है, बड़ा सुंदर सा सिगरेट का पैकेट था। हम लोगों के देश में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गोल्ड फ्लेक लिखा हुआ है, ऊपर गोल्ड फ्लेक नीचे एक बहुत गंदी सी तस्वीर लगी रहती है, और फिर खूब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। वहीं पर अमेरिका में क्या होता है, पूरे एक साइड खूब गंदी सी फोटो लगी रहती है, और दूसरे साइड भी आधा पेज पूरा कवर रहता है। और अमेरिका वाले लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो सीधे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं स्मोकिंग किल्स, अगर सिगरेट पियोगे मरोगे। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक होता है ना, कीड़ा घुस गया था कि ऐसा क्यों है, क्या है। और आज के युग में अगर आपके दिमाग में बहुत सवाल है तो आप किससे जाके जवाब पूछते हैं, लिख के बताइए। मेरे दिमाग में भी बहुत सवाल थे, अब मैं जवाब किससे पूछूंगा। बिल्कुल सही, मैं गूगल बाबा के पास जाता हूँ और गूगल बाबा से कहता हूँ कि आप बाबा बताइए। मैं वहां पे टाइप करता हूँ स्मोकिंग सिगरेट इन इंडोनेशिया। अब जैसे ही मैं वो टाइप करता हूँ बहुत ढेर सारे मुझे वहां पे सर्च रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और क्या होता है ना, गूगल में बहुत से फेक डेटा भी होते हैं, यूजलेस डेटा भी होते हैं, क्योंकि हम या आप जैसे ही लोग गूगल में सब चीजें लिख रहे हैं। तो वहां पर मुझे एक डॉक्यूमेंट्री मिलती है डिस्कवरी चैनल की, और जो डिस्कवरी चैनल है वो एक रेप्यूटेड चैनल है, इसलिए उसके बातों पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। करीब करीब 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री थी। तो मैं उस डॉक्यूमेंट्री को सुनना शुरू करता हूँ। मैं उसमें सबसे पहली चीज देखता हूं, एकदम दिमाग हिला देने वाला डेटा। इंडोनेशिया में 97% लोग सिगरेट पीते हैं। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की चीज थी, इंडोनेशिया में 97% सिगरेट पीते हैं और केवल 3% सिगरेट लोग नहीं पीते हैं, और उन 3% में 5 साल से कम के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। यानी कि वहां पे 5 साल से कम के भी बच्चे सिगरेट पीते हैं, 97%। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है इंडोनेशिया का जो जीडीपी है वो मेजरली केवल टोबैको कंजम्पशन से आता है, यानी कि सिगरेट के कंजम्पशन से ही वहां पर जीडीपी आता है। इनफैक्ट वहां पर जब मैं सिगरेट का पैकेट खरीदा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, या स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, या फिर ये भी नहीं लिखा हुआ था स्मोकिंग किल्स, कुछ नहीं लिखा था। वहां पर एक फोटोग्राफ बना हुआ था, फोटोग्राफ उनके किसी सेलिब्रिटी का था, जैसे भारत में शाहरुख खान सलमान खान है, इस तरह से करके किसी सेलिब्रिटी का फोटो लगा था, और वो उस सिगरेट को पीते हुए दिख रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर मतलब स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इवन आपके ताइवान वगैरह से या कुछ और कंट्रीज से जो सिगरेट बन के आते हैं इंपोर्टेड, एटलीस्ट उसमें स्मोकिंग कॉजेस कैंसर लिखा होता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। और इनफैक्ट वहां पर उनके किस सेलिब्रिटी का फोटो लगा हुआ था उस सिगरेट को पीते हुए। तो मुझे आश्चर्य हुआ था।
तो वहां पर मैं इस डेटा को देख रहा हूँ डिस्कवरी चैनल में कि इंडोनेशिया में जो सबसे ज्यादा जीडीपी का हिस्सा है दैट इज थ्रू टोबैको कंजम्पशन, यानी कि वहां पे सबसे ज्यादा लोग सिगरेट पी के ही अपने कंट्री का जीडीपी बढ़ा देते हैं। इतना ही नहीं, मुझे इस चीज से और आश्चर्य हुआ कि इंडोनेशिया में एक कंपनी है जो अमेरिका की कंपनी है जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। उस कंपनी का नाम है फिलिप मॉरिस। फिलिप मॉरिस उस कंपनी का नाम है, और फिलिप मॉरिस का एक सिगरेट ब्रांड बनता है दैट इज मालबरो। हर किसी ने नाम सुना होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री थी, जो कैमरामैन है और एक जो होस्ट होता है वो अपने हाथ में माइक लेके सबके पास जाता है कि सर सिगरेट पीने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है। जब मैंने लोगों का जवाब सुना तो एकदम हिल गया। पहला बंदा बोलता है कि सिगरेट पीने से पेट सही रहता है। दूसरा बंदा कहता है सिगरेट पीने से खांसी जुकाम नहीं होता। तीसरे बंदे के पास जाके पूछते हैं कि सिगरेट पीने से क्या होता है, तो बोलता है कि सिगरेट पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मेरे आंखों में चश्मा नहीं लगा है। चौथा व्यक्ति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, सोफिस्टिकेटेड था, उसके पास जाके पूछते हैं, वो बोलता है कि इससे हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था। मैं आपसे पूछता हूं, लोग इस तरह का जवाब क्यों दे रहे थे? जस्ट लिख के बताइए। इस तरह के हमारे हिसाब से तो ये बहुत बेवकूफाना जवाब है, लेकिन वहां पर के लोग इस तरह से क्यों जवाब दे रहे हैं? इससे पेट सही रहता है, इससे हेल्थ अच्छी होती है। बिलीफ बहुत बढ़िया, और क्या हो सकता है? प्रमोशन बहुत बढ़िया, हैबिट्स बहुत बढ़िया, गिल्ट अवॉइड किया जाता है इन दिस वे, बिल्कुल सही। और एकदम सही आप लोग जवाब दे रहे हैं। एनवायरनमेंट वहां का ऐसा क्रिएट किया गया है। एक्चुअली वहां पर क्या है, लोगों के दिमाग में कभी ये आने ही नहीं दिया गया कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है। गवर्नमेंट को डेफिनेटली बहुत फायदा है, क्योंकि आपने जैसा लिखा है कि टैक्स मिलता है, पूरे इन्वायरमेंट में टैक्स जनरेट होता है, बहुत गवर्नमेंट को पैसा मिलता है इससे। तो ये भी है, तो इसलिए वहां पर के लोगों को जाके आज तक किसी ने ये बता, अब हो सकता है आज बता दिया हो, ये मैं बात कर रहा हूं आज से 11 साल पहले की, तो उस समय किसी को भी ये जाके नहीं बताया गया होगा कि सिगरेट पीने के क्या क्या नुकसान है। ये हम लोग जानते हैं कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान है, क्योंकि वहां पर किसी ने ये बताया नहीं कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं। लोगों ने मान लिया कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। ठीक इसी तरह जब हम किसी बैंक में जाते हैं, क्या कभी बैंक में ये लिखा हुआ आपने देखा है कि बैंक एफडीज आर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन रिस्क? कभी देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि बैंक ने आज तक कभी ये बताया ही नहीं कि बैंक एफडी में इन्फ्लेशन और टैक्स का रिस्क होता है। तो हम लोगों को पता ही नहीं कि ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पर मैं अपना परचेजिंग पावर को लूज कर रहा हूँ, हर साल अपने परचेजिंग पावर को लॉस करते जा रहा हूँ, मेरा वैल्यू ऑफ मनी लॉस हो रहा है। कभी स्टैट्यूटरी वार्निंग नहीं देखा। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो चिल्ला चिल्ला के बोला जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये तो शुक्रगुजार हूं 2016 के बाद एमफी का, कि एमफी ने लोगों को जाके ये बताना शुरू किया कि म्यूचुअल फंड सही है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान तो यही जानता था कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं? 2016 से पहले लोग यही समझते थे म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चिल्ला चिल्ला के हर एडवर्टाइजमेंट के बाद बोला जाता था। Unreported world also have recent covered documentary on same topic. Very good दर्शन जी, आप बहुत फास्ट हैं। तो एक्चुअल में क्या है, जब तक लोगों को बताया ना जाए कि क्या चीज रिस्की है क्या चीज रिस्की नहीं है, तब तक लोग
जो सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ये समझ लेते हैं कि ये सेफ है, क्योंकि लोगों को बताया नहीं गया। और म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट को बचपन से यही बताया गया कि बेटा ये जुआ है, यहाँ पर मत खेलना। तो लोगों ने मान लिया कि नहीं, ये तो बहुत रिस्की चीज है। लेकिन हकीकत ये है कि एक नॉर्मल इंसान जब भी अपना पैसा इन्वेस्ट करे, उसको सबसे पहले क्या चीज देखना है कि मेरा इन्फ्लेशन कितना आएगा और मेरे ऊपर टैक्स की कितनी मार पड़ने वाली है। उसके बाद मैं क्या अपने परचेजिंग पावर को मेंटेन कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाऊंगा तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए सही नहीं है। अब कुछ और सवाल है मेरे आपसे। हम पैसा क्यों बचाते हैं? हम पैसा क्यों बचाते हैं? जस्ट यहां पर लिख के बताइए चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही, फ्यूचर गोल्स। बहुत बढ़िया। हमारे गोल्स टू फुलफिल आवर गोल्स, फ्यूचर अनसर्टेनिटी फॉर गोल्स। एकदम सही आपने जवाब दिया। हम लोग जो अपना पैसा बचाते हैं उसका केवल एक ही मकसद होता है कि हमारे जीवन में कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। कुछ हमारे जीवन में फाइनेंशियल गोल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर महीने का कुछ ना कुछ बिल आता है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी हो गई, एक घर बनाना है, किसी को कार खरीदना है, हमें अपने इमरजेंसी के लिए पैसा जोड़ना है, या फिर पैसा बच जाए तो हमें इस दुनिया में घूमने के लिए जाना है। बिल्कुल सही आपने कहा। इमरजेंसी यानी कि कोविड लाइक सिचुएशन, जिसके घर में सेकेंड वेव में कोई हॉस्पिटलाइज्ड हुआ होगा, उसको मालूम होगा कि किस तरह से हॉस्पिटल वालों ने और सब लोगों ने पैसा आपसे लूटा है। मैं यहाँ पे वर्ड गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे पैसा लूटा गया है। क्योंकि मुझे भी ध्यान है, क्योंकि मैंने अपने फादर के लिए 45,000 रुपीज केवल एम्बुलेंस को मैंने दिया था। तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए भी हमें पैसा जोड़ना है। तो मेनली हमारे पैसे जोड़ने का यही मकसद होता है। अब मेरा एक और छोटा सा सवाल है कि हम पैसा कमाते क्यों हैं? जस्ट लिख के बताइए। मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल, बहुत बढ़िया। अपने जीवन के लिए, फॉर लिविंग, बिल्कुल सही, एकदम सही। मुझे एक बार, मैं ऐसे ही एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहा था, मुझे बहुत इसका सटीक जवाब मिला। मतलब इतना सटीक जवाब मुझे पहले कभी नहीं मिला था। इससे ज्यादा सटीक जवाब मुझे कभी भी नहीं मिला था। ये जवाब था, सर हम कमाते हैं खर्च करने के लिए। हम कमाते हैं खर्च करने के लिए। अब खर्चा या तो आज का खर्चा होगा, एकदम सही, सचिन जी ने एकदम सही कहा, खर्चा करने के लिए, एकदम सही। तो हम कमाते हैं खर्च करने के लिए, या तो हमारे आज का खर्चा होगा या फिर आने वाले कल का खर्चा होगा। यानी कि मेन कमाने का यही मकसद है, और दूसरा कोई मकसद होता भी नहीं है कमाने का। अब सर एक मैं बहुत ही पर्सनल सवाल आपसे पूछूंगा, बहुत ही पर्सनल सवाल, कि सर आपकी हॉबी क्या है? व्हाट इज योर हॉबी? क्या कोई अपना हॉबी शेयर करना चाहेगा यहाँ पे? जस्ट चैट बॉक्स में क्रिकेट, बिल्कुल सही, नितेश जी का है क्रिकेट। और कोई अपना हॉबी शेयर करना चाहेगा? मोरेश्वर जी का नेटफ्लिक्स है, एप्रिकॉट पार्टनर कुकिंग, दर्शन शाह जी का साइकिलिंग है, राहुल मनकरे जी का है इन्वेस्टिंग। खैर इन्वेस्टिंग तो हमारा बिजनेस ही है। तो सर अब जैसे मान लेते हैं, नितेश जी का मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर नितेश जी आपको कोई कह दे कि जिंदगी में पूरी फ्रीडम है आपके पास, आप जितना चाहे, आप 2 घंटा क्रिकेट खेलने का मन है, आप 2 घंटे जाके क्रिकेट खेलिए,
4 घंटे क्रिकेट खेलने का मन है, 4 घंटे क्रिकेट देखिए, खेलिए। आप 10 घंटे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप 10 घंटे क्रिकेट खेलिए। मोरेश्वर जी को किसी ने बोल दिया कि अब नेटफ्लिक्स आपको पसंद है, आप 12 घंटे दिन में केवल नेटफ्लिक्स देखिए। कुकिंग है, या दर्शन जी का साइकिलिंग है, आपको अगर बोल दिया जाए कि जिंदगी में आपको साइकिलिंग करना है, डेफिनेटली आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशनुमा हो जाएगी। आपके जीवन का सबसे ज्यादा जो पल होगा वो खुशी से भरा होगा। यस और नो, जस्ट लिख के बताइए। किसी का घूमना है, किसी को ट्रैवल करना अच्छा लगता है, ठीक है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, ठीक है, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। तो क्या होता है कि जब मैं छोटा था, तो छोटे का मतलब मैं जब 6 या 7 साल का था, क्लास 1-2 में था, तो जब परिवार में रिश्तेदार आते थे या मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड लोग आते थे, जब वो बोर हो रहे होते थे, तो उस जमाने में, इवन आज के जमाने का मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उस जमाने में क्या था, पेरेंट्स या पेरेंट्स के जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनका जो फेवरेट पास टाइम था, टाइम पास करने का ढंग था, किसी भी बच्चे को पकड़ लिया, बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो ये मेरे से भी सवाल पूछा गया कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो मैं उस समय समझदार तो था नहीं, लेकिन हाँ इतना मालूम था कि पैसा कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए तो मैं उनको जवाब देता था कि मैं डॉक्टर भी बनूंगा, इंजीनियर भी बनूंगा, मैं 2 काम करूंगा तो बहुत ज्यादा कमाऊंगा। तो वो लोग कई बार हंसते भी थे कि 2 काम कैसे इंसान कर सकता है। खैर मुझे उतनी समझ नहीं थी। आज जब मैं बड़ा हो गया हूं, तो कई बार भी जब कोई बच्चा मिलता है तो मैं बदला लेता हूं उससे कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। तो एक्चुअल में क्या होता है, हर एक इंसान के जीवन का कोई मकसद होता है। मकसद होता है कमाना, लेकिन हम लोग कमाते कमाते कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जिसमें मुझे खुशियां मिलती है। जैसे किसी ने लिखा है कि मुझे अपने फैमिली के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, किसी ने कहा मुझे घूमना फिरना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, किसी ने कहा मुझे साइकिलिंग अच्छा लगता है, मुझे इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है, किसी ने कहा कुकिंग अच्छा लगता है, मुझे टीवी देखना, नेटफ्लिक्स पसंद है, किसी ने कहा क्रिकेट खेलना। अब हर एक इंसान के हर महीने की कुछ एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। किसी की रिक्वायरमेंट हो सकता है 20,000 रुपए हो, किसी की 2 लाख हो सकती है, किसी की 20 लाख हो सकती है। अब मान लेते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट 20,000 है या 2 लाख है या 20 लाख है, हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा आता रहे, और हर साल महंगाई दर के हिसाब से आपका वो अमाउंट भी बढ़ जाए। तो आपको क्या नहीं लगेगा कि मैं दिल खोल के जिस चीज को पसंद करता हूं वही काम मैं करूं? यस और नो? बिल्कुल सही। तो एक्चुअल में जो हम लोगों के जीवन का जो अल्टीमेट पर्पस होता है कमाने का, वो ये होता है, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। रिटायरमेंट पर्पस नहीं होता है। रिटायरमेंट तक बहुत से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम शायद अचीव कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों के जीवन का मकसद ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक ऐसी अवस्था जिसमें मैं पैसे के लिए नहीं काम करूंगा, मैं इसलिए काम करूंगा क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, और ऐसा काम करूंगा जो मुझे खुशी देता है। तो दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। और यही किसी भी व्यक्ति के जीवन का मकसद होता है। आप भी अगर अपने इन्वेस्टर से उसकी हॉबी और फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे, तो डेफिनेटली वो दिल खोल के अपने बारे में बताएगा। बहुत सी चीजें क्लाइंट छुपा लेता है। फिर क्या होता है, जब उसके हॉबीज और फाइनेंशियल फ्रीडम आप दिल खोलने के लिए जब आप उसको बोल देते हैं कि सर एक फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको घूमना फिरना अच्छा लगता है, आपके पास हर महीने इतना पैसा आता रहे कि आप घूमते फिरते रहें, फिर भी आपका पैसा ना खर्च हो, आप ऐसे स्टेज को पहुंचना चाहें, तो यही जीवन का एक्चुअल में किसी भी इंसान का मकसद होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक सीक्रेट है जो हम लोगों ने देखा। एक तो हम लोगों ने आज देखा कि किस तरह से रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया जाता है। दूसरा,
ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि कोई भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है। और तीसरा, हमें अपने गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और चौथा, अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज फाइनेंशियल फ्रीडम। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। जी धन्यवाद राहुल जी। और जैसे कि राहुल जी ने कहा कि अब हम लोग सवालों के लिए ओपन हैं, तो आपके यदि जो भी सवाल हैं आप इस चार्ट के माध्यम से हमें टाइप करके भेज सकते हैं और हम एक एक करके आप सभी के सवालों को आंसर करेंगे। बाकी अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़े काम का है। वो टॉपिक है कि हम अपने बिजनेस को कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। जी तो उसके लिए भी आप लोग तैयार होके बैठे। सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ फेड ऑफ अमेरिका मैनेज टू प्रिंट मनी विथ हाई इन्फ्लेशन? ये बहुत अच्छा सवाल है जिसका मैं छोटा सा जवाब नहीं दे सकता हूँ। मुझे सबसे पहले उनका फाइनेंशियल सिस्टम बताना पड़ेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रेंट वुड्स। किस तरह से उन्होंने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की रूपरेखा तैयार की, किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने बहुत पैसा कमाया, किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1971 तक किस तरह से पूरे दुनिया में उन्होंने डॉलर को वर्ल्ड करेंसी बनाया, किस तरह से 1971 में डॉलर बेस्ड मतलब गोल्ड बेस्ड डॉलर करेंसी जो छापा जाता था उसको किस तरह से पूरे सिस्टम को फिएट करेंसी में चेंज किया। उसके बाद अमेरिका ने किस तरह से ग्रो किया, वहां पर किस किस तरह से उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, उनका मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरह से वर्क करता है। इसके लिए मुझे कम से कम आधे दिन का समय चाहिए। मैं सुरुचि जी से रिक्वेस्ट करूंगा फ्यूचर में कभी फेस टू फेस क्लास रखें, जिसमें कि मतलब मैं चाहूंगा कि पूरे दिन में डेट के ऊपर सेशन करूं, जिसमें मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से पूरी दुनिया में कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है, पूरा बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। जी राहुल जी। सो आई थिंक राहुल जी सवालों में इतना ही, क्योंकि काफी सवाल काफी सेशन बहुत ही इंटरैक्टिव था, सभी लोग आपसे चैट के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ ही रहे थे। आई थिंक कुछ आ गए हैं वैसे क्वेश्चंस, तो इनको आंसर करके फिर हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। बिल्कुल सही। हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और एज अ इन्वेस्टर, मेरा यही सवाल है आपसे। सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है बोथ। तो चलिए हम लोग वो भी अभी, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, क्योंकि हम लोग एक ही धंधे में हैं, हम लोग एक ही बिजनेस में हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग आएंगे। और फाइनली एक मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक कैलकुलेटर दूंगा आज सेशन के एंड में, जो सुरुचि जी आपके साथ शेयर करेंगी। मतलब इतना सिंपल है कि जस्ट आप हर रोज एक बार उस कैलकुलेटर को यूज कर लेंगे, जिंदगी का सारा आपका सॉल्यूशन उसी कैलकुलेटर के अंदर है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हाउ टू ग्रो योर बिजनेस। मेनली हम सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं और हमारा काम है फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सेल करना। तो सबसे पहला जो हमारा एम होता है, जब तक क्लाइंट नहीं होगा तब तक हम कमा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास क्लाइंट आना जरूरी है। तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग अपने क्लाइंट को कैसे कैसे करके एक्वायर कर सकते हैं, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं इस बिजनेस में है। तो सबसे पहला जो एक्वायर करने का जो ढंग है कि आपका एग्जैक्टली क्लाइंट कैसा होना चाहिए, ये चीज समझना जरूरी है। क्लाइंट पूरे भारत में कहीं से भी हो सकता है, और समय के साथ क्या होता है ना कि आपका एक नीश एरिया बन जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं डॉक्टर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, डॉक्टर के साथ उनका अच्छा बनता है, कुछ लोगों का जॉब वालों के साथ अच्छा बनता है, कुछ लोगों का बिजनेसमैन लोगों के साथ अच्छा बनता है।
तो या फिर कुछ लोग जो है, मैंने इवन ऐसे लोगों को भी देखा है जो लोगों ने मुझे, कई ऐसे आईएफए हैं जिनका करोड़ों करोड़ों का ईएम है, मतलब 100 करोड़ से ऊपर है, वो बोलते हैं कि मैं अपने घर के 5 किलोमीटर से ज्यादा दूर गया ही नहीं हूं कभी। ऐसे लोग भी मिले हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कहते हैं कि नहीं, मेरे पूरे दुनिया में, अमेरिका में भी क्लाइंट है, इंग्लैंड में भी क्लाइंट है, ऑस्ट्रेलिया में भी क्लाइंट है, हर तरह के क्लाइंट है। तो मेनली क्या है, आपको अपना एक क्लाइंट सेगमेंट डिसाइड करना है जिसको आप मेनली टारगेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी दूसरे सेगमेंट को टारगेट करेंगे तो वो गलत है, लेकिन क्या होता है कि हमारा एक फोकस एरिया होना चाहिए कि मुझे इस तरह का क्लाइंट चाहिए। दूसरा है, आपने ये चीज डिसाइड कर लिया कि मुझे इस तरह का क्लाइंट चाहिए, सेकंड स्टेप है उनके साथ सोशलाइज करना, उनसे मिलना जुलना। एटलीस्ट उनको ये पता रहे कि आप काम क्या करते हैं। अगर उनको यही नहीं पता रहेगा कि आप क्या काम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे। तो सोशल होने का मकसद है लोगों को केवल ये बताना कि मैं ये काम करता हूं। उसका एक जो सिंपलेस्ट और सबसे सस्ता मेथड है, मैं जो मानता हूं, देखिए आज के डेट में, पुराने समय में क्या होता था, लोगों को फोन करके, मेरे जमाने में जब सन 2001 में मैंने काम शुरू किया था, तो बस ये था कि एमटीएनएल का फोन डायरेक्टरी उठाया और लोगों को आंख बंद करके बस नंबर देखा और मिलाना शुरू किया गया और उसी में एक्सप्लेन करते गए। लेकिन आज के डेट में क्या होता है कि ये वाला सबसे अच्छा मेथड मैं नहीं मानता, इसको मैं बहुत, इस मेथड को नीचे रखता हूं। आज के डेट में मैं मानता हूं कि आप जिससे भी मिले एटलीस्ट अपना एक ऐसा विजिटिंग कार्ड बनवा लें जिससे कि ये पता चले कि आप क्या काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास बड़ा शानदार ऑफिस होना चाहिए, आपके पास बहुत स्टाफ होना चाहिए। हम लोगों के बिजनेस में बहुत अच्छा स्टाफ मिलना इतना आसान नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि आप वन मैन आर्मी हैं तो उसी ढंग से चलें और एक खूब अच्छा सा विजिटिंग कार्ड बनवाएं। और इस विजिटिंग कार्ड में एटलीस्ट आप ये डिफाइन कर लें कि आप करते क्या है। बहुत ज्यादा चीजों को भरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये पता चले कि आप किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद डेवलप अ मार्केटिंग कैंपेन। आज का युग जो है ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स, आप इन सब चीजों को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि इस चीज में सक्सेस आपको तुरंत नहीं मिलेगी। स्टार्टिंग में क्या है, आपका बहुत पैसा वेस्ट होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके बेसिस पे आपको रिजल्ट आते हैं। मार्केटिंग कैंपेन्स का एक मेथड ये हो सकता है कि आप लोग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम करें। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, एक एक पैसा एएमसीज खर्च करती हैं, ट्रेनर भी वो प्रोवाइड करेंगी। अगर आप वेन्यू बुक करते हैं, 3 स्टार 4 स्टार होटल तक जनरली होते हैं, या 1-2 स्टार होटल, मतलब अच्छे क्वालिटी के होटल्स, उसका भी सारा खर्चा एएमसीज ही करती है। तो जब एएमसी को आप बिजनेस दे रहे हैं तो आप एएमसी से ये हेल्प भी लीजिए। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, जैसे कि आप पैम्फलेट बनवाते हैं। अब आप, कई लोग बोलेंगे कि ये चीज अब वर्क नहीं करता, लेकिन मैं सच बात बताऊं, पिछले 2 साल में मेरे पास पैम्फलेट आने बंद हो चुके हैं। और बाई चांस अगर मैं कोई पैम्फलेट देखता हूं तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ चीजें जो है समय समय पे वापस आती हैं, तो पैम्फलेट बंटवाना, ये सारे भी मेथड हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये बताना कि मैं ये काम करता हूं। इसके अलावा आप अपने ऑफिस में या लोगों को बुला सकते हैं कि सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें कि मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, किस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क करता है, ये सारी चीजें हैं। अपने क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन, हम लोग क्या होते हैं, अपने एक्सपेक्टेशन को लेके जाते हैं क्लाइंट के पास और फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। बेटर होता है कि सर आप अपने बारे में बताइए, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं। अगर इस तरह के आप सवाल पूछेंगे तो क्लाइंट अपना दिल खोल के अपनी बारे में बताएगा, एक एक चीज बताएगा कि मेरा ये है। और बेटर है कि मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मार्केट में 10% रिटर्न आएगा, 20% रिटर्न आएगा, 50% रिटर्न आएगा, रिटर्न के बात ना करके आप उनके गोल्स, उनके फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब चीजों की बात करें।
तो क्लाइंट ज्यादा आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा, वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट को आपने बोल दिया कि सर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद आप क्रिकेट खेल सकते हैं। मेरा यहाँ पर क्या रोल है, जो चीज आप 30 साल में अचीव करने वाले थे वो मैं 20 साल में आपको अचीव करवा दूंगा। जो चीज आप 20 साल में अचीव करने वाले थे वो चीज मैं कोशिश करूंगा कि आप 10 साल में अचीव कर लें। जो चीज आप 10 साल में अचीव करने वाले थे वो चीज मैं कोशिश करूंगा कि आप वो चीज 5 साल में ही अचीव कर लें। क्लाइंट के साथ ज्यादा अच्छा कनेक्ट होगा। और क्या होता है, जो कनेक्टेड क्लाइंट होता है वो आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देगा, वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। और हमेशा जब भी आप बातचीत शुरू करें, पर्सनली नॉन फाइनेंशियल टॉपिक, सर आज बारिश बहुत हो रही है, जैसे आज दिल्ली में बारिश हो रही है, तो आज बारिश बहुत हो रही है, आप इधर उधर की फालतू की चीजों से बात शुरू कीजिए। अगर आपको पता चल जाए कि सामने वाले बंदे को पॉलिटिक्स पसंद है, तो आप ये भी पता कर लीजिए कि सर आपको कौन सा पॉलिटिशियन पसंद है, बातों बातों में ही पता चल जाएगा। और फिर उस पॉलिटिशियन की ही तारीफ कीजिए, या फिर जिस पॉलिटिशियन को नहीं पसंद करता है आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से आप बातों की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप नॉन फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, एक समय ऐसा आता है क्लाइंट को अंदर से कुछ बेचैनी होने लगती है कि ये बंदा मेरे से फाइनेंस वाला बंदा है, इन्वेस्टमेंट वाला बंदा है, मेरे से इन्वेस्टमेंट की क्यों नहीं बात कर रहा है। तो वो खुद ही फाइनेंशियल टॉपिक छोड़ देता है। अब खुद ही वो शुरू करता है कि देखिए मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, चलिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हो। किसी ना किसी तरह से वो खुद ही इस बात को शुरू करेंगे। तो हमेशा नॉन फाइनेंशियल टॉपिक से बात शुरू कीजिए, क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन से बात आप शुरू कीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका गोल्स क्या है, आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है। कभी भी मार्केट 20% चला जाएगा, 30% चला जाएगा, ये सबसे बेकार मेथड है। और आज के डेट में क्या होता है कि लोग भी यही चीज बात करना पसंद करते हैं। और फिर नतीजा क्या होता है, क्लाइंट्स आपसे सीधे एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि आप मुझे 5 बेस्ट स्कीम बता दीजिए कौन से। तो अगर मेरे से अगर कोई क्लाइंट पूछता है या कोई बंदा पूछता है कि मुझे 5 बेस्ट स्कीम बता दीजिए, तो मैं उनको केवल एक जवाब देता हूं कि मैं आपको 5 स्कीम्स ऐसे बताऊंगा जो आप बाद में जाके गूगल से चेक करेंगे और आप पाएंगे कि यही 5 स्कीम्स बेस्ट हैं। आप यही करने वाले थे, तो कई बार वो सामने वाला बंदा मुझे देखने लग जाता है कि बोल क्या रहा है, आप यही करने वाले हैं ना, तो उनका जवाब होता है कि हाँ मैं यही करूंगा कि आपसे जो 5 स्कीम मैं पूछूंगा पहले जाके मैं चेक करूंगा, अच्छे हैं तो फिर उसी में लगा दूंगा। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि उसको लगाने के बाद आप 2 साल बाद देखेंगे जो सबसे अच्छे स्कीम्स हैं वो सबसे बेकार रिटर्न दे रहे हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि सर आपने मेहनत से पैसा कमाया है, तो इसका जवाब हमेशा हाँ में ही होता है, हमेशा हाँ में मुझे जवाब मिल रहा है। आज तक किसी ने नहीं बोला कि नहीं मुझे ऐसे ही कहीं पड़ा हुआ पैसा मिल गया। फिर मैं बोलता हूँ कि सर अगर मेहनत से कमाया है तो सोच के समझ के पूरा डिटेल में जाके आप मुझे समझिए, मैं आपको समझूं, फिर उसके बाद आगे हम लोग अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन है। हर बार नए कस्टमर के पीछे भागने से अच्छा है कि अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को क्रिएट किया जाए। अवेयरनेस और ट्रस्ट जो है, आपके बातचीत, आपके नॉलेज, आप कितना केयरफुली आप अपने मतलब केयर करते हैं अपने क्लाइंट के टारगेट्स का, उससे आता है। आप एक अच्छी सर्विस दीजिए। और मैं पर्सनली कहता हूं आज के डेट में अच्छी सर्विस का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लाइंट के पास जाके आप मिल रहे हैं। अच्छे सर्विस का मतलब होता है आज के डेट में कि क्लाइंट का काम आसानी से हो जाए, भले सारा काम ऑनलाइन। और कोरोना के बाद मैं सन 2017-18 में जब लोगों से कहता था कि अपने पूरे काम को ऑनलाइन कर दो, तो लोग उस समय हंसते थे कि सर लोगों से नहीं मिलेंगे तो लोग हमें चेक कैसे देंगे। लेकिन आज के समय में ऐसा समय आ गया है कि लोग आपसे मिलना भी नहीं चाहते हैं। तो बेटर है कि जो भी काम है आप ऑनलाइन कीजिए। ऑफलाइन अगर आप क्लाइंट से मिलते थे, दिन में 3 लोगों से भी मिलना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम करते हैं, सारा काम कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं, तो आप दिन भर में 20-30 लोगों को भी डील कर सकते हैं। आप
कुछ मत कीजिए, अपने लैपटॉप में एक जूम डाउनलोड कर लीजिए, 1-to-1 अनलिमिटेड फ्री होता है जूम। उससे आप बहुत कुछ आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनके पोर्टफोलियो को डिस्कस कर सकते हैं। और फाइनली किसी भी हमारे जैसे बिजनेसमैन का मेन मकसद केवल एक होता है, दैट इज रेफरल प्रोग्राम। कितना अच्छा हमें उनसे रेफरेंस मिल सकता है। और क्लाइंट जब किसी का रेफरेंस देता है तो मान के चलिए क्लाइंट ने 80% तो उसको कन्विंस कर लिया, जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं तो 15% और वो कन्विंस हो जाता है। बस आपके पहुंचने के बाद 95% तो वो ऑलरेडी कन्विंस है, केवल 5% अब आपको केवल मेहनत करनी है। तो क्या है, क्लाइंट के साथ ऐसा सर्विस और ऐसा रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए कि वो आपको दिल खोल के ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे में बताए। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर किसी क्लाइंट का 10,000 रुपए महीने का एसआईपी चल रहा है, जब वो रेफरेंस देता है तो वो किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस देता है जो आने वाले समय में आपके साथ 10 की जगह हो सकता है 50,000 का एसआईपी शुरू करे। हमेशा मैंने ये चीज नोटिस किया है, जो रेफरेंस बिजनेस है वो आपको ज्यादा बिजनेस ले जाता है। तो इसलिए हमेशा, और ऑन एन एवरेज मान के चलिए एक क्लाइंट ऑन एन एवरेज लाइफ टाइम में 5 नए लोगों को आपके साथ जोड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आपका सही डायरेक्शन में हुआ है तो रेफरेंस तो अपने आप ही आएगा। इसके अलावा हमारा जो बिजनेस है वो पूरी तरह से नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होने के कारण आपको बहुत ज्यादा नॉलेज में अपना समय लगाना है। निवेश.com में हर महीने आपके साथ बहुत से कॉन कॉल्स होते हैं, बहुत से वेबिनार्स होते हैं। इनफैक्ट निवेश.com का एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी जाके आप प्रीवियस जितने अच्छे वीडियोस हैं आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मेनली एज अ प्रोफेशनल हमें इन 5 एरियाज के ऊपर काम करना है। वन इज क्लाइंट रिलेशनशिप स्किल्स, यानी कि क्लाइंट के साथ किस तरह से रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसके ऊपर भी बहुत से प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आप अपने बिजनेस को कैसे करके डेवलप कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर बातें होती हैं, रिसर्च के ऊपर डिस्कशन होता है निवेश में। इसके अलावा ये चीज जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए कि किस तरह से मनी को मैनेज किया जाए। और फिर फाइनली कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं वो चीज इतना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो चीज हम नहीं कह रहे हैं वो चीज इतना इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज एक्टिव लिसनिंग। आप क्लाइंट को ध्यान से सुने। जब आप क्लाइंट को ध्यान से सुनते हैं और जब क्लाइंट बोलने से रुक जाता है, यानी कि वो बोल चुका होता है, तो उसके बाद क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि अब आप कुछ बोलें। दैट इज द राइट टाइम टू टॉक। इसके अलावा हमेशा एक चीज मैं बोलूंगा, म्यूचुअल फंड सही है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे प्रोडक्ट्स गलत हैं। आपका मेन मकसद है अपने एयूएम को इंक्रीज करना। आप एसेट अंडर मैनेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत से आप प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। फिर से कोरोना का थर्ड फेज ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाला है, तो कोरोना कवच पॉलिसी आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट आज के डेट में डिमांड नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म होगा फिर इसकी डिमांड हो जाएगी। घर का इंश्योरेंस है, गाड़ियों का इंश्योरेंस है, दुनिया भर के इंश्योरेंस है, सारे इंश्योरेंस कीजिए। इसके अलावा आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, क्लाइंट बोलता है मुझे बैंक में कुछ नहीं मिलता सर, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में आपको 7.15% आज के डेट में भारत सरकार दे रही है। थोड़ा कमीशन कम है, लेकिन जब आप क्लाइंट को ये चीज देंगे तो उनको लगेगा कि नहीं कुछ अच्छी चीज दिया। समय समय पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो आता रहता है। कैपिटल, किसी ने प्रॉपर्टी बेची, उसको कैपिटल गेन बचाना है, 50 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन बॉन्ड्स आप उनको दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से अच्छे हाई रेटेड एफडीज भारत में अवेलेबल है।
लिस्ट आप सुरुचि जी से आप बात कर सकते हैं, वो आपको दे देंगी, या फिर जो भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसको मैं कहता हूं भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। आज के रेट में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। दैट इज पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट्स। इसके ऊपर भी टाइम टू टाइम वेबिनार्स होते रहते हैं। और फाइनली इसमें आप ये बोलेंगे कि मुझे कम पैसा मिलता है नेशनल पेंशन स्कीम, लेकिन कमीशन मिलता है। लेकिन एक बार अगर क्लाइंट आपके साथ आ गया, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। अगर आज वो 30 साल का है, अगले 30 साल तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो भी कॉर्पस इकट्ठा कर रहे हैं हर साल, आपको इसके ऊपर भी थोड़ा सा कमीशन मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। लेकिन जिस दिन वो 60 साल के हो जाएंगे, उनका एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, वो किसी ना किसी लाइफ इंश्योरेंस के पेंशन प्लान में डालेंगे। जिस समय वो पेंशन प्लान में डालेंगे तब आपको एक हैवी कमीशन आएगा। तो ये सारी चीजों की तरफ आपको फोकस करना है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी प्रोडक्ट्स गलत हैं। आप सारे प्रोडक्ट्स कीजिए। एक बार आपके पास क्लाइंट आ गया, वो आपके पास जिंदगी भर के लिए रहना चाहिए। आप नहीं देंगे तो उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट देगा। आप फिर भी अपने ईमानदारी के साथ उनके साथ जुड़े रहेंगे, कोई दूसरा बंदा आएगा और उनको कुछ भी चेप के चला जाएगा। उनका भी नुकसान हुआ, आपको भी कोई फायदा नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आज का टॉपिक मान के चलता हूं, दैट इज एसआईपी बुक बिल्ड करने का हमें क्या क्या फायदा होता है। एक मैं बहुत ही सिंपल सा आपको एक ये मैं बोलूंगा, एक एक्सेल है। सुरुचि जी एक्सेल आपके साथ शेयर कर देंगी। जी बहुत ही सिंपल है ये एक्सेल। इस पूरे एक्सेल में आपको केवल 4 चीजें डालना है। मुझे आप में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए। कौन यहां पे आगे आना चाहेगा? जस्ट अपना नाम लिख के आप मुझे बोल दें। जस्ट कोई भी। हाँ राहुल जी, बिल्कुल। एकदम मैं थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा। आप आज के डेट में आपका लगभग एकदम पर्सनल सवाल है, अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आप यहाँ पे मना कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि करंट एसआईपी बुक आपका कितना होगा। एकदम मैं पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। जो भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी आपका एसआईपी अभी चल रहा है, जस्ट आप लिख सकते हैं आपके क्लाइंट्स का जो भी एसआईपी बुक। वेरी गुड, 55,000। यहां पर मैंने डाल दिया 55,000। सर 55,000 है। आप हर महीने कितना चाहते हैं कि हर महीने आप एकदम फ्रेश एसआईपी करें? कुछ पुराने एसआईपी बंद भी होंगे, कुछ नए एसआईपी शुरू भी होंगे। तो प्लस माइनस करके हर महीने आप लगभग कितना फ्रेश एसआईपी कर सकते हैं? हर महीने की मैं बात कर रहा हूं, एकदम फ्रेश एसआईपी। लगभग 40,000। आप 40,000 रुपए हर महीना एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे एकदम फ्रेश एसआईपी करना है। सर आप जो एसआईपी करेंगे उस स्कीम में रिटर्न लगभग कितना आएगा? 12% मैंने यहां पर डाल दिया। सर आप जिस स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां पर आपको ट्रेल कितना आएगा? ट्रेल कितना आएगा? आज के डेट में अपफ्रंट कमीशन तो ऑलमोस्ट खत्म है, तो केवल ट्रेल ही है।
कितना ट्रेल आएगा? सर 1% कुछ ज्यादा नहीं है आज के युग में। सर 0.6 ज्यादा प्रैक्टिकल है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं 0.6%। अब ये मेरा पूरा का पूरा जो है कैलकुलेशन क्लियर है। यहां पर क्या है, हर साल जो मेरा अभी 55,000 रुपए महीने का SIP चल रहा है, यहां पर मैंने वो देखा 12% के हिसाब से मेरे हर साल का ये इनकम रहेगा। यानी कि अगले 20 साल में मैं 19,89,028 रुपीज कमाऊंगा। लेकिन हर महीने जो 40,000 रुपए मैं फ्रेश SIP कर रहा हूं, उसके बदले में मुझे पहले साल तो कम आ रहा है 7,544, लेकिन धीरे धीरे करते करते मैं देख रहा हूं एक समय ऐसा आ गया जब मेरे पास 9 करोड़ रुपए पूरे 20 साल में बन गए, और टोटल जो मेरी इनकम बन रही है 9,43,51,050। आप क्या करते हैं, हर साल जो कमा रहे हैं यहां पर, वो पैसा आगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे 12% का रिटर्न आता है। इस तरह से करके आपने देखा कि आपके पूरे 16 करोड़ रुपए का पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो गया आज के 20 साल बाद, आपका अपना पोर्टफोलियो। जनरली क्या होता है, एक मैं थंब रूल लेता हूं इस इंडस्ट्री का नॉर्म, अगर किसी का 50,000 का SIP बुक है तो वो बड़े आराम से एक प्रैक्टिकल टारगेट ले सकता है कि वो 5,000 रुपए महीना करेगा। ये इंसान कर सकता है। 5,000 रुपए महीने के हिसाब से भी उनका जो लाइफ टाइम इनकम है दैट इज 1,33,00,000, और अगर वो उस पैसे को खुद इन्वेस्ट करते जाते हैं आगे, तो 20 साल बाद उनका 2,32,00,000 का बनता है। ये मैं बहुत कंजर्वेटिवली ले रहा हूं। आप में से कोई ऐसे भी हो सकते हैं जिनका कि 5 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा आज के रेट में, तो वो व्यक्ति बड़े आराम से 50,000 रुपए तक कर सकते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी इस चीज का एक एक्सपीरियंस है। तो ऐसे व्यक्ति का 23 करोड़ का पूरा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है आज के 20 साल बाद, अपना पोर्टफोलियो। डेफिनेटली आप उस समय फाइनेंशियल फ्रीडम में रहेंगे अगर इतना आपके पास आ रहा है। ये वाला सुरुचि जी जो एक्सेल है, ये पूरा आपके साथ शेयर करेंगी। आप इस एक्सेल शीट में बस आपको 4 चीजें डालना है, जो ग्रीन कलर के जो पोर्शंस हैं। एक में बस आपका करंट सिप क्या है, मान लेते हैं आपका करंट सिप कुछ भी नहीं है, आप एकदम आज फ्रेशर हैं, तो भी यहाँ पर आपका वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका क्या पैसा बनने वाला है। और अगर आपने यहाँ पर डाल दिया कि हाँ मेरा इतना है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप कहते हैं कि अब मैं आगे कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं यहीं पर अपना काम रोक देना चाहता हूं, तब भी आपका क्या टोटल इनकम बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप CAGR बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, ट्रेल बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, आप जैसे चाहे वैसे आप इन चारों चीजों को डालिए। ये अभी आपको नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन जब आप खुद करेंगे तब आपको अंदर से खुद ही पता चलेगा कि क्या ये कितना पावरफुल टूल आपके पास आ रहा है। बाकी आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जस्ट चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जी धन्यवाद राहुल जी। और जैसे कि राहुल जी ने बताया कि आपकी यदि कोई भी सवाल है, आप प्लीज चैट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम एक एक करके आप सभी के सवालों को आंसर करेंगे। सर व्हाट इज कमीशन और SGB? सुरुचि मैम, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये तो रोजी रोटी से संबंधित चीज है। तो जो भी कंसर्न रिलेशनशिप मैनेजर हैं जी वो इसका जवाब दें, जी। क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि क्या है। नहीं बिल्कुल आप जानती रविंद्र हैं। जी, इसका सवाल हम आपके इस सेशन के बाद आपके सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर आपके साथ कनेक्ट करेंगे और वो आपके साथ कमीशन शेयर कर देंगे SGB पर।
यदि किसी भी और पार्टनर का कोई भी सवाल है तो आप प्लीज चैट के माध्यम से अपना सवाल हमारे तक पूछ सकते हैं। आई थिंक कुछ सर, क्वेश्चन एनी हमारे पास हैं। कैलकुलेटर्स फॉर अचीविंग ऑफ गोल्स? मेरे ख्याल से मेरी प्रदीप जी से बात हुई थी, इस तरह का कोई प्रदीप जी नहीं, जो आपके टेक्निकल हेड हैं उनसे मेरी बात हुई थी, इस तरह से कुछ आप लोग बना रहे हैं जी फ्यूचर में। जी। तो गोल्स अचीव करने के लिए भी कैलकुलेटर बनेगा, मतलब उसमें पूरा पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकेंगे। बिल्कुल। तो सचिन जी, इस पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगी। करेंटली हमारी जो फाइनेंशियल प्लानर है वो एक अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू अपडेट आया है रिसेंटली। तो आप ऐप अपडेट करके उस फाइनेंशियल प्लानर का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अमाउंट के हिसाब से, गोल्स के हिसाब से या कैटेगरी के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करवा सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेटर, वो भी हमारे आने वाले रिलीज में जल्दी आएगा। सो एक, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्या जो मुझे ट्रेल कमीशन आता है उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। दैट इज योर इनकम, दैट इज योर ए बिजनेस इनकम, और ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के कैटेगरी में आएगा। अगर आपकी इनकम 20 लाख से कम है तो आपका कोई भी जीएसटी नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। जी आर देयर एनी मार्केटिंग मटेरियल टू परचेज? सुरुचि मैम, इसका कोई जवाब आपके पास? जी नवीन जी, एज ऑफ नाउ हमारे पास कुछ मार्केटिंग मटेरियल परचेज पर्पस के लिए नहीं है। बट आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप अपने सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर के पास वो रेज कर सकते हैं और हम उस मार्केटिंग मटेरियल का आपके पास अरेंजमेंट करवा देंगे। इसके अलावा आपके ही वेबसाइट में जी जब आप अपने निवेश का लॉगिन करते हैं तो वो वहां पे बहुत से पैम्फलेट हैं जो आपके नाम से बन के आते हैं। जी आप उनको एज अ मार्केटिंग मटेरियल आप अपने फेसबुक में शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप में आप शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहां पर भी आप उसे शेयर करना चाहें, आप वो आपके नाम से वो बन के आता है। जी बिल्कुल। आप इन्हें अगर चाहें तो प्रिंटेबल फॉर्मेट में चाहें तो वो भी हम अरेंज करवा सकते हैं अपने end से। तो नवीन जी, आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व, फ्लायर्स और लीफलेट्स अवेलेबल हैं। और ये साल का है 20 लाख। अगर आपको जैसे ही लगे कि आपका 18-19 लाख तक कमीशन पहुंच गया है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली अपने टैक्स कंसल्टेंट को कांटेक्ट कीजिए और जीएसटी नंबर ले लीजिए, जी क्योंकि उससे ज्यादा हो गया तो फिर आपको फाइन भरना पड़ेगा। जी हाउ टू नो विच फंड इज गुड एंड विच फंड इज बैड? हाउ टू मेजर द फंड्स परफॉर्मेंस? इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, वेबिनार वगैरह। तो फ्यूचर में डेफिनेटली सुरुचि जी ऐसा भी ट्रेनिंग करवाएंगी। बिल्कुल। और आर देयर एनी वीडियोस फॉर कस्टमर एजुकेशन विच कैन बी शेयर्ड और सम सेशंस वेयर वी कैन इनवाइट कस्टमर्स? मैम, इसका कोई जी है? मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। तो नवीन जी, हम लोग रेगुलरली आपको ब्रॉडकास्ट के माध्यम से कुछ वीडियोस भेजते हैं जो कि एडुकेटिव वीडियोस होती है, एंड ये क्लाइंट्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारा एक ऐसा सेशन होता है मंथ में एक बारी, जिसका नाम है निवेश एक्सपर्ट टॉक सीरीज। तो उस सेशन में हम लोग वेल्थ बिल्डिंग आइडियाज के ऊपर बात करते हैं या जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। तो उस सेशन में भी आप अपने क्लाइंट्स को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। Want a list of NFOs released from 1st January 2020 till date with inception date of NFO present NAV? मैम, ये इसका जी जवाब? जी सर, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी सर, इस सेशन के बाद आपके जो सेंट्रल रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे और ये सारी जानकारी आपके साथ उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद। Long term high return funds can give high returns also in future. माना यही जाता है सर। अगर किसी एक स्कीम का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और फंड मैनेजमेंट टीम उसका चेंज नहीं हो रहा है, तो आगे भी वो अच्छा रिटर्न देगा, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको आप इस तरह से समझ लें
कि एक बच्चे ने क्लास 1 से लेकर 12 तक हमेशा क्लास में टॉप किया है, हो सकता है वो क्लास 12 में टॉप ना करे, लेकिन वो फेल कभी नहीं होगा। इसको एंश्योर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि कोई भी एक स्कीम लगातार हर साल अपने ही बेंचमार्क को 13 साल से ज्यादा बीट किया हो। ये 13 ईयर बेंचमार्क में पूरे वर्ल्ड वाइड बता रहा हूं। केवल एक फंड मैनेजर थे अमेरिका में, फाइडेलिटी मेगालियन फंड, जिनका नाम पीटर लिंच है। उनके फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 13 साल तक लगातार उन्होंने हर साल अपने ही चुने हुए बेंचमार्क को बीट किया है। उसके अलावा आज तक एक भी ऐसा स्कीम पूरे दुनिया में नहीं हुआ है जो लगातार 13 साल तक बीट किया हो। जी, मैं देख पा रही हूँ कुछ पार्टनर्स की तरफ से हमें हैंड रेज की रिक्वेस्ट आई है, तो हाँ जी। उन सभी पार्टनर्स को मैं ये बताना चाहूंगी, प्लीज अपने सवाल चैट के माध्यम से भेजें और हम एक एक करके आंसर करेंगे। एक्चुअली हैंड रेज मैं नहीं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग चैट के माध्यम से यदि सवाल ले रहे हैं तो यस, मैं सभी पार्टनर से Can funds invested in SWP be reinvested into SIP? उससे अच्छा है कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान किया जाए। इंस्टेड ऑफ विड्रॉल आप STP करें। हाउ डज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिटायर इन ARN इज नॉट रिन्यूड, कमीशन इज नॉट पेड। सर ये एकदम सच्चाई है। जब तक आप हैं इस दुनिया में तब तक आपको हर 3 साल में अपने ARN को रिन्यू करवाना पड़ेगा, और रिन्यू करवाने का 2 ही मेथड है, या तो दोबारा से उस एग्जाम को दीजिए NISM 5A, या फिर 1 डे CP कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग होता है, हर एक शहर में होता है, ज्यादातर जितने बड़े शहर हैं आप उसे अटेंड कीजिए और उसके बाद आपका ARN रिन्यू हो जाएगा। आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। हाँ, 15 मार्च 2020 से लेके 31 दिसंबर 2021 के बीच में जिन लोगों का ARN एक्सपायर हुआ है वो ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। वहां पर एक रिलैक्सेशन दिया गया था बिकॉज ऑफ कोरोना, और अभी भी आगे चल के कुछ ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जनरली ये सारे ट्रेनिंग सैटरडे संडे होते हैं और सैटरडे संडे को ही लॉकडाउन कई जगह लग चुका है, तो मेरे ख्याल से ये डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। जी सर, चलते हैं अगले सवाल पर। क्या हमें Should switch one fund to another fund time to time for best return? ये काफी डिबेटेबल इशू है, ये काफी डिबेटेबल इशू है, तो इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। लेकिन लॉजिक ये बनता है कि एक नॉर्मल इंसान को कभी भी नहीं मालूम होता, ये नॉर्मल क्या बड़े बड़े एक्सपर्ट को नहीं मालूम होता कि कब मार्केट ऊपर जाएगी और कब मार्केट नीचे जाएगी। तो हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड एज एसेट एलोकेशन। टाइम टू टाइम एसेट एलोकेशन जो क्लाइंट के हिसाब से जो सुटेबल है उस एसेट एलोकेशन को फॉलो किया जाए तो लाइफ टाइम में उससे ज्यादा बेटर उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल है, पिछले 1.5 साल में ये चीज लोगों को समझ में आ चुका है, तो बहुत मुश्किल है मार्केट को टाइम करना। और जनरली क्या होता है कि जब हमें लगता है कि यही चीज अब चलेगी और वहां पे हम लोग एंटर कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट में आपको रिटर्न नहीं आता। या फिर यूं कह लें कि मैं सन 2007-8 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय मैं मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ही काफी, मतलब फुल टाइम डिस्ट्रीब्यूटर ही था मैं कह सकता हूं। तो उस समय क्या था, जब मेरे से कोई बंदा पूछता था कि मार्केट कब ऊपर जाएगी, तो मेरा एक ही जवाब होता था, सर जिस दिन आप अपना पैसा निकाल लेंगे। और मार्केट कब नीचे जाएगी, सर जिस दिन आप अपना पैसा लगा देंगे। तो प्रैक्टिकली क्या है, ये चीज बहुत मुश्किल है कहना कि विच इज द बेस्ट टाइम टू एंट्री और एग्जिट। हाँ, आप एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए, एसेट एलोकेशन के ऊपर फ्यूचर में कभी बातचीत की जाएगी, तो उसे फॉलो करना चाहिए हमेशा। Many clients said, I am taking SIP through Grow app. How to convince this investor to take regular plan?
सर ये चीज जो है क्लाइंट को खुद ही समझ में आएगा, थोड़ा सा समय चलने दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि पहली बार तो उसने पोर्टफोलियो बना लिया, जब तक किस्मत साथ दे रही है तब तक वो पोर्टफोलियो चलता रहेगा, लेकिन जब उस पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करना है तब वो मशीन नहीं बताता, उस समय इंसान ढूंढता है, उस समय आपकी जरूरत पड़ेगी। आप उनको यही बोलिए कि सर अभी तो आपकी शुरुआत है, एक समय ऐसा आएगा जब आपको खुद लगेगा कि किसी इंसान से मैं मदद लूं, तब आप मुझे याद कीजिएगा। Is there any tool where we can plan the investment as per need analysis? मैम इसका जवाब जी, हाँ तो जी। सर आप अगर हमारी निवेश एप्लीकेशन को का न्यू फीचर आप डाउनलोड करेंगे, तो जब आप बाय न्यू स्क्रीन पे जाते हैं, वहां पे एक फाइनेंशियल प्लानर करके एक हमने न्यू फीचर ऐड किया है, जिसके अंदर आप अपने गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10,000 रुपए की एसआईपी आप शुरू करना चाहते हैं, तो आप उसमें अपने रिक्वायरमेंट डालेंगे, अपना रिस्क एपेटाइट सेट करेंगे, कितना समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस गोल को नाम देके आप इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से ले सकते हैं। सिमिलरली ऐसे गोल वाइज भी वहाँ पे स्कीम्स अवेलेबल हैं। इवन इनफैक्ट अगर आप कैटेगरी वाइज पैसे इन्वेस्ट करना चाहें, जैसे आप ऐसे स्कीम ढूंढ रहे हैं जिसमें लिक्विड फंड्स हो सिर्फ, या फिर 3 से 5 साल के होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं, या 5 साल के अबव के इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बाय न्यू स्क्रीन पे मिल जाएगी। Should switch one fund to another fund time to time for best return? जैसा मैंने कहा कि टाइमिंग मुश्किल है, लेकिन हाँ एसेट एलोकेशन पैटर्न को आप फॉलो कीजिए, वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। एक्चुअली इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा। मैं इसी पेज को यूज कर लेता हूं। आपने सुना होगा जो बर्फ होता है, केवल 10% जो पानी के ऊपर है, 90% जो होता है वो पानी के नीचे रहता है। जो भी बर्फ है वो 90% पानी से नीचे है। तो 10% क्या चीज इंपॉर्टेंट है? स्कीम सिलेक्शन। स्कीम सिलेक्शन एक्चुअल में ये केवल 10% इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है। 90% क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसेट एलोकेशन, यानी कि किस चीज को मैं कितनी मात्रा में रखूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन। अब क्या होता है कि इस दुनिया में कभी भी कोई परफेक्ट एसेट एलोकेशन नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल 2021 में या 2020 में जब मार्केट गिर चुका था, 7,500 लेवल पे एनएससी आ चुका था निफ्टी, उस समय जो परफेक्ट एसेट एलोकेशन था, आज के रेट में डेफिनेटली वो परफेक्ट एसेट एलोकेशन नहीं होगा। तो हमेशा क्या होता है कि परफेक्ट एसेट एलोकेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको उस एसेट एलोकेशन में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी चीज अपने सही वैल्यूएशन पे नहीं रह सकता है। हर एक एसेट क्लास का वैल्यूएशन कभी कम होता है, कभी कोई चीज सस्ता होता है, कभी कोई चीज महंगा होता है। तो तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एसेट क्लास वैल्यूएशन।
और एक जो बहुत लास्ट चीज है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज क्लाइंट बिहेवियर, या जिसको हम लोग कहते हैं बिहेवियरल फाइनेंस। क्लाइंट बिहेवियर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो 90% जो चीजें इंपॉर्टेंट है दैट इज एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, एसेट क्लास वैल्यूएशन और इकोनॉमिक एनालिसिस एंड क्लाइंट बिहेवियर। अगर आपने बेकार स्कीम भी गलती से चूज कर लिया, वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लोगों ने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। एक और चीज, कोई भी ग्रो ऐप या जितने भी डायरेक्ट वाले क्लाइंट हैं, जैसे आपने कहा, उनको आप ये चीज बता सकते हैं कि सर वो केवल आपको स्कीम सेलेक्ट करके दे रहे हैं, मैं आपके साथ ये सारी चीजें करूंगा। इसका जवाब आपको पूरे गूगल में भरा पड़ा मिल जाएगा। सारे यूट्यूब चैनल आज के डेट में यही बताने में लगे हुए हैं। परम ज्ञान जितना भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो, और जितने भी ऐप हैं फ्री वाले, उसमें यही बता रहे हैं कि कौन सा स्कीम सबसे अच्छा है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है 90%, वो ये सब चीजें हैं। मैं आपके साथ ये करता हूं और मैं ये करूंगा। तो अगेन, मार्केट टाइमिंग बहुत मुश्किल चीज है, उसको करने की मत कोशिश कीजिए। इन सब चीजों की तरफ ध्यान दीजिए। 90% जो है, कभी भी आपको गूगल पे ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये ऑनलाइन ज्ञान नहीं मिलेगा। ये चीज आपको एक्वायर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अपने नॉलेज को जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए। और फाइनली, गूगल ज्ञान इसी पे जाके सिमट के रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगले 20 सालों में भी ऐसे सॉफ्टवेयर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन के आ जाएगा जो इन सारी चीजों को मैनेज कर सके, जो 90% इंपॉर्टेंट है। जी धन्यवाद राहुल जी। अब हाँ। चलते हैं अगले कुछ सवालों पर। क्लाइंट अ माइनर, बिल्कुल पॉसिबल है। इफ टाइम होराइजन इज मोर देन 10 years, कैन वी गो फॉर स्मॉल कैप फंड फॉर हायर रिटर्न? गो विद SIP बेस्ट होगा। अगर लमसम करना है तो फिर किसी डेट स्कीम में पैसा डाल के धीरे धीरे करके अगले 2 से 3 साल में सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू पैसा डालिए। तो उससे क्या होगा कि सेफ्टी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेट्स ट्राई टू वाइंड नाउ। ठीक है, ये भी अच्छा है। व्हाट इज एसेट क्लास वैल्यूएशन? सर ये सब चीजें फ्यूचर में मैं बताऊंगा। इफ टाइम होराइजन इज मोर देन 10 years, कैन वी गो फॉर स्मॉल कैप फंड फॉर हायर रिटर्न? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन STP ज्यादा अच्छा रूट होगा। कैलकुलेटर गिवन बाय वेरी का मतलब मैं समझ रहा हूँ मैनी कंपनीज, बिल्कुल सही। ठीक है सर, कुछ सवाल Q&A वाले में भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें सुमित जी बोल रहे हैं, आई थिंक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन STP, जिसको हम लोग अभी आंसर कर चुके हैं। आई नेक्स्ट थिंक क्वेश्चन। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन STP, दैट इज गुड, बिल्कुल। जी अगला सवाल है और अविनाश 20 years से विच फंड यू थिंक बेस्ट? कॉम्बिनेशन में दीजिए, लार्ज कैप भी दीजिए, मिड कैप भी दीजिए, स्मॉल कैप भी दीजिए, मल्टी कैप भी आप दे सकते हैं। और डेटा ये कहता है कि बहुत लंबे समय में, मतलब 20 साल 30 साल के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो ऐसे क्लाइंट को आप इंडेक्स फंड भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड वगैरह भी इंडिया में बहुत ही नेसेंट स्टेजेस में है। ये शायद पहला 1.5 साल बीता है जिसमें इंडेक्स फंड ने बेस्ट रिटर्न दिया है, लेकिन हमेशा ऐसा रहेगा इसके चांसेस इंडियन कंडीशन में अभी मुझे नहीं नजर आता। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरह की चीजें आप क्लाइंट को दीजिए, पूरा कॉम्बिनेशन बना के।
What is asset class valuation? Any examples? सर इसके लिए मुझे पूरा अलग से एक सेशन करना पड़ेगा। जी, एसेट क्लास वैल्यूएशन आप इस तरह से समझ लें कि मान लेते हैं लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, क्या चीज इस समय महंगे अवस्था में है, क्या चीज अभी सस्ते अवस्था में है। दूसरा एक एग्जांपल हो सकता है कि आपका इक्विटी, डेट, गोल्ड, क्या चीज महंगा है इसमें, क्या चीज सस्ता है, उस चीज को समझना, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। जी धन्यवाद राहुल जी। तो सवालों में इतना ही, और मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी राहुल जी आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे सभी पार्टनर्स के साथ शेयर करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल। बाकी कल के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, कल आप लोगों का एक्सेल के ऊपर मैं करूंगा, और एक्सेल का ऐसा सेशन रहेगा जिसको कि सीखने के बाद आप क्लाइंट के सामने जब बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ग्रेट। क्लाइंट किसी भी तरह का सवाल पूछेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, या इवन आपके मोबाइल में भी अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप डाउनलोड कर लें अपने एंड्रॉयड में, तो उसमें भी कई चीजों को आप कैलकुलेट करके आप दे सकते हैं। जी तो उसके लिए कल के लिए इंस्ट्रक्शन है, जी सब अपने मोबाइल में अपना जूम सेशन स्टार्ट करिएगा और अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसको प्रैक्टिस कीजिएगा जो चीज मैं बताऊंगा। अदरवाइज क्या होगा कि लैपटॉप में ही अगर आप जूम सेशन भी कर रहे हैं और उसी में आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो बार बार क्या होगा कि आपको स्क्रीन बड़ा या छोटा करने में प्रॉब्लम आएगी। जी तो मोबाइल में अपना सेशन कीजिएगा और डेस्कटॉप या लैपटॉप पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। और मैं सभी पार्टनर्स को बताना चाहूंगी कि ये सेशन पहला दिन था और अब हमारा एक और सेशन होगा जो कि कल रहेगा सेम टाइम पे 4 PM से हम लोग स्टार्ट कर देंगे उस सेशन को। और जैसे कि राहुल जी ने बताया, आप लैपटॉप को हैंडी रखिएगा और साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन से लॉग इन कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी हमारे साथ इस थैंक सेशन यू में मैम। हिस्सा करने के लिए और अपना उम्मीद कीमती करता समय हूं कि देने आप सभी के जीवन में आज कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होगा आज के सेशन के बाद। के लिए। जी बिल्कुल राहुल जी, थैंक यू मैम। धन्यवाद। और थैंक्स। इसी के साथ मैं सभी पार्टनर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ये सेशन यही समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक्स ऑल।